डॉक्टर रूही और अरूबा कबीर। दिल्ली के शर्मा जी को दुनिया नीरस लगने लगी थी। लखनऊ के श्रीवास्तव जी डिप्रेशन की डेथ तक पहुंच गए। पटना के शुक्ला जी रूह तक उदास होकर खुद से सवाल करने लगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। डिप्रेशन से डर और डर से मौत तक का सफर। आज टीवी से लेकर अखबार तक की खबर है। नौकरी पेशा को कम तनख्वाह से तनाव है। व्यापारी नुकसान से डिप्रेशन में जिया। रिश्तों की उलझन में जिंदगी बेहाल, तो तेज रफ्तार दुनिया में मानसिक सेहत मुहाल। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, मानसिक सेहत की संजीवनी कहाँ मिलेगी। बस इसी संजीवनी का संकल्प लिए डॉक्टर रूही और अरूबा कबीर कहती हैं कि मानसिक सेहत शारीरिक सेहत से कहीं ज्यादा जरूरी है। इंसान के स्वभाव और व्यवहार को पढ़ने वाली ये दो शख्सियत, इनका जुनून है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। अकेले रहने और अकेले पढ़ने का फर्क बताती हैं। खुद से प्यार करने का मूल मंत्र दे जाती हैं। उदासी और डिप्रेशन के बीच का अंतर समझाती है। दिल तो बच्चा है जी, पर दिमाग हमारा कच्चा है जी। कच्चे दिमाग को खुश रखने के लिए बहलाने का मूल मंत्र देने वाली दोनों डॉक्टर्स कहती हैं कि आप आदमी हैं, प्रेशर कुकर नहीं। आज हम महिलाएं में भारत की वो बेटियां जिनकी पोटली में खुशी है, डॉक्टरी पर्चे में हंसी है, डायग्नोसिस में मुस्कान है, यही डॉक्टर रूही और अरूबा कबीर की पहचान है। हम महिलाएं में आज बात आपकी मानसिक सेहत की। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज के एपिसोड आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए है। पिछले कुछ सालों में आपने ये वर्ड्स बार बार लोगों के मुंह से सुने हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर पैनिक अटैक्स। ये सब जीवन में क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे रीजन क्या है और कैसे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, इसको लेकर बहुत से सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में भी हैं और मेरे मन में भी हैं। और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर रूही मेरे साथ हैं और साथ ही अरूबा कबीर मेरे साथ में हैं। आप दोनों से ही मैं समझूंगी, चूंकि बतौर मेंटल एक्सपर्ट आप बहुत से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन इसका बेसिक सवाल मेरे जहन में ये भी है कि अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों से बात करें तो वो आज की डेट में पूछते हैं डिप्रेशन वो होता क्या है, ये सिर्फ आपके दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले लोग सिर्फ इतना कह देते थे कि मूड खराब है, लेकिन अब चीज़ें डिप्रेशन, एंजाइटी और उसको हम सामने से देखते भी हैं कि वो कैसे बॉडी और हमारी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है। डॉक्टर रूही, ये होता क्यों है? जब हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी इस तरह की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ये पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले सोसाइटी में नहीं थी। सिर्फ ये है कि उस वक्त पर मेंटल हेल्थ का मतलब है जब तक इंसान साइकोटिक नहीं है, मतलब उसे पागलपन के दौरे नहीं आ रहे, उसका मतलब है हेलुसिनेशंस या डिल्यूशंस, जिसका मतलब है कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है या उनके मन में कुछ अननेचुरल चीज़ें होती हैं, हम उसे ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम समझते थे। लेकिन जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है उसको सिर्फ सैडनेस समझकर, उदासीनता समझकर हम इग्नोर कर देते थे। मूड खराब है, बिल्कुल मूड खराब है या परेशान है, ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। दूसरा जो है कि नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं वो ये भी है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर हम सिर्फ पिछली जनरेशन से इस जनरेशन पिछले 10 या 20 सालों की बात करें, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका मतलब ये है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपकी लाइफ में, राइट। आपके पास बात करने के लिए नहीं है, आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको शेयर कर सके आपकी फीलिंग्स को। प्लस पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं तो आपके अंदर लोनलीनेस बढ़ रही है। एंड स्पेशली द लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना चेंज हो गया है, हमारी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मेंटल और फिजिकल दोनों इश्यूज ही बढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर न्यूरोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं नई जनरेशन के अंदर, विच मेक्स देम मोर प्रोन, मतलब उनके आगे बढ़कर मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 10 से 20 साल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिली हैं। आपने सपोर्ट सिस्टम की बात की, अरूबा से मैं सवाल कर लेती हूँ। वो जो सपोर्ट सिस्टम घर में बच्चों को नहीं मिल रहा है या बड़ों को भी नहीं मिल रहा है, हम बाहर ढूंढते हैं और वो सपोर्ट सिस्टम हमारे जीवन से अचानक से कट जाए, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डिप्रेशन का। बिल्कुल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये तो हम सब जानते हैं। हम पेट से पैदा होते हैं, विच टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ कि आपको इंसान और एक इंसान की ज़रूरत कितनी है। तो जब आप बाहर आते हैं और वो सोशल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, आपके पेरेंट्स वर्किंग है, सबके दरवाजे आजकल बंद होते हैं, कोई पड़ोसी को नहीं जानता, कोई दोस्त रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलने नहीं जाता, बिकॉज लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। उसकी वजह से हमें लगता है जो हमारा सर्वाइवल एडेप्टेशन एवोल्यूशनरी
पहले हम ट्राइब्स में रहते थे, केव्स में रहते थे, तो ग्रुप्स में रहते थे, तो हमें सेफ्टी फील होती थी, सिक्योरिटी फील होती थी, वैलिडेशन मिलती थी, एक्सेप्टेंस। आई यूज टू फील कि आई बिलोंग, मैं इस तबके से जुड़ी हूँ, कुछ बीमारी होगी, कुछ होगा। बट अब वो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। जितना हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया, हमें लगता है अरे मैं तो सब अकेले कर लूँगा। बट जो आपका दिमाग है वो इतना अपग्रेड नहीं हुआ है जितनी आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। अभी भी हमें और लोगों की ज़रूरत है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। 4 तरीके से हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं, फैमिली, करियर, सोशल, पर्सनल। बट अभी लोग पर्सनल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं, आई मी माई सेल्फ, मेरी बाउंड्रीज, मेरी चीज़ें, मैं ही। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें सोशल होना पड़ेगा। आपने कहा कि फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार तो हम देखते हैं कि घरों में लोग बैठे हैं, 4 लोग अगर बैठे हैं तो 4 कोनों में बस हाथ में मोबाइल होता है, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। वो हमें रोकना पड़ेगा। हम थेरेपी में काफ़ी बार ऐसे कहते हैं कि बोर्ड गेम्स खेलिए, शाम को अंताक्षरी खेलिए, खाना साथ में खाइए, फ़ोन्स दूर रखिए। अच्छा, जब हम इस तरह की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बहुत सी डिजीज़ हैं, बहुत से डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में आगे भी हम बात करेंगे इसी एपिसोड में, लेकिन ये जो फ़ोन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर है क्या? जी बिल्कुल, ये एडिक्शन ही है। हाँ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट कर रहे हैं और इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, फ़ोन उठाया, थोड़ी देर रील्स देख लिया, आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है। बेसिकली उससे हमारी पेशेंस टू टॉलरेट एडवर्सिटी कम हो रहा है। ये सिर्फ मोबाइल तो नहीं है, मैं इसे अलग तरीके से भी देखूं क्या, वो जो सिचुएशनशिप वाले रिलेशनशिप हैं, या फिर वो जो वन नाइट स्टैंड आजकल बहुत ज़्यादा चल गया है, ये भी उसी तरफ है क्या? ये हैप्पीनेस ट्रैप है क्या? बिल्कुल है। और क्या है, आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को बार बार डोपामिन स्पाइक्स दे रहे हैं। वो एक केमिकल है जो आपको ये फील करवाता है कि आपने अच्छा कुछ तो किया आज। ठीक है, तो आप कल का, परसों का, ये उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोच ही नहीं रहे हैं कि उससे आगे आप पर या आपके पार्टनर पर, आपकी फैमिली पर या करियर पर क्या इम्पैक्ट होगा। उस मोमेंट में मुझे ये सही लग रहा है और मैंने कर लिया। और ये जनरेशन की पूरी प्रॉब्लम है और ये मोबाइल फ़ोन से बढ़ रही है, क्योंकि एक तो वेस्ट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, हमने उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है, अपनी मूवीज़ में नॉर्मलाइज कर दिया है। प्लस देन यू नो इट मेक्स यू फील गुड। अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर टाइम बीइंग, मतलब कुछ टाइम के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेंटल हेल्थ क्या फिजिकल हेल्थ पर असर डालती है? बहुत सी फीमेल्स हैं जो मेंटली परेशान हैं, इमोशनली हर्ट हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इम्पैक्ट उनकी बॉडी पर और अलग अलग डिजीज़ के तौर पर सामने आता है, ऐसा है? सो इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक कहावत होती थी कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। आदमी मर्द नहीं था, आदमी ह्यूमन बीइंग था। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा है। आपके गट से एक नर्व जाती है, वेगस नर्व, जो आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपका गट अच्छा नहीं तो आपका ब्रेन अच्छा नहीं, अगर आपका ब्रेन अच्छा नहीं तो आपका गट अच्छा नहीं है। तो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लोग ये समझते नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं परेशान हूँ, मैं जिम चला जाऊँगा, मैं फील बेटर करूँगा। बिल्कुल फील बेटर करेंगे आप, बट वो टेम्पररी बेटर फील करेंगे, बिकॉज आपने थॉट प्रोसेस नहीं बदला। वो रिलैप्स होता रहेगा, आप बीमार होते रहेंगे। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी किसी हॉस्पिटल के साथ, जहाँ पर मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रही थी। 22 लोगों का ग्रुप था। 22 में से मुझे एक भी पर्सन का स्टोरी ये नहीं मिला कि एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस था। शायद किसी की डेथ हो गई हो, शायद कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ हो, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, कुछ ना कुछ ट्रॉमा था उनकी ज़िंदगी में, जो हम पूरा नहीं कहेंगे कि कैंसर इज़ टोटली इमोशनल, बट उसको बढ़ाता है। तो ऐसे डायबिटीज़ आप देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, थायराइड देखेंगे, PCOS देखेंगे, PMDD देखेंगे, पोस्टपार्टम देखेंगे। इट्स टोटल कनेक्टेड। आपके थॉट्स अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, आपको एसिडिटी होती है, आपको एसिडिटी है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम है। सो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। फिजिकल ध्यान रखना है, सेल्फ केयर करना है। आप सेल्फ केयर के साथ आपको अपने थॉट्स का ध्यान रखना है। सो इट्स वेरी मच। अरुबा काम करती है काउंसलिंग? सो आई स्टार्टेड, मैं अपना स्टोरी बता सकती हूँ। मेरी 21 ईयर्स में मैंने थेरेपी शुरू करी थी। राइट नाउ I'm 37। मुझे फिजिकल हेल्थ इशू भी है जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव है। मैंने उसमें
प्रोग्रेशन रुकते हुए देखी है, मैं नहीं कहूँगी डिजीज चली गई है, बट मैंने वो देखा है कि कैसे वो प्रोग्रेशन स्लो हो गया है। या मेरी रिलेशनशिप्स, मैं एक पैसिव पर्सन थी, आई गेस आई हैव गुड बाउंड्रीज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती हूँ, मेरा सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज था, मैंने हाथ काटे हैं, खुद को हार्म किया है। आई थिंक आज सुई भी चुभे तो मैं कहूँगी भाई ये क्या है। तो मैं तो अपने पे कहती हूँ कि इट हैज़ वर्कड, और मैं इतने सारे लोगों के साथ करती हूँ। कल मेरे क्लाइंट ने पीएचडी का थीसिस कंप्लीट किया है, उन्होंने मुझे स्पेशल कॉपी भेजी, उस पर लिखा है इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट यू। तो आई एम ऑल फॉर इट, आई डोंट नो व्हाट पीपल से, बट हम देखते हैं, और ये कोई मिरेकल नहीं है, दे वर्क ऑन देमसेल्व्स। हम बस गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे इन्होंने डॉक्टरी करी, इनको मेडिसिन पता है, एनाटमी है, और इनको थेरेपी भी आती है, बट वैसे ही हम लोग सिर्फ ह्यूमन माइंड पढ़ते हैं कि बिहेवियर क्या है। बचपन में आपको शू लेसेस बांधना सिखाया होगा, दांत ब्रश करना, बट किसने आपको सिखाया कि अगर बेटा गुस्सा आया तो गुस्सा कैसे निकालना है, प्यार आया तो प्यार कैसे जताना है। आपने तो अपने आसपास देखा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वही आप रिपीट कर रहे हो। अब वो आपके माँ बाप के लिए काम कर गया, आपके लिए नहीं कर रहा है। सो in therapy we really tell people how can you guide people, how can you navigate your emotions. डॉक्टर रूही, अरूबा की बात से ही एक सवाल मेरा सामने आया। हर बात ऐसी नहीं है जो आप अपने पेरेंट्स को या घर वालों को बता दोगे, अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिहाज से सीक्रेट हैं और आप उन्हें शेयर नहीं कर सकते जी। ये चीज़ें भी एंजाइटी लाती हैं क्या? बिल्कुल, तो मैं इस चीज़ को डीमिस्टिफाई करती हूँ। जब हमें काउंसलिंग की बात करते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं अंदर जाकर क्या सेशन में होगा। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड थिंग। आप 40 मिनट के लिए एक हफ्ते में एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं, जिसको आपके थॉट्स को आपके इमोशन से आपके बिहेवियर को अलग करना आता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको काउंसलर के पास जाके अपने सारे सीक्रेट्स बताने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मैं बताऊंगा नहीं तो वो सॉल्व कैसे करेंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुझे बता दिया कि आपको एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, तो मुझे मालूम है कि आपके थॉट पैटर्न्स क्या रहेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, मेरा दिमाग बंद नहीं होता, तो मुझे मालूम है कि आप या तो फ्यूचर की टेंशन लेकर बैठे हैं या कोई पुरानी बात आपके मन से नहीं निकल रही। करेक्ट, तो मुझे उसको सॉल्व करना आता है। अब आप उसमें क्या पर्टिकुलर सोच रहे हैं वो कुछ हद तक ज़रूरी नहीं है। तो इनिशियली आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिम्टम बताइए, हम वो ठीक कर देंगे। धीरे धीरे जब आपका ट्रस्ट बढ़ता है आप शेयर कर सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंटल हेल्थ। क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगता है कि कुछ तो गलत है? सिंपल सी बात बोलूं, अगर आपको पिछले कुछ दिन से लग रहा है कि मैं मेरे जैसा नहीं हूं, दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये समझना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन ये एक्सेप्ट करने में मैं ठीक नहीं हूं में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर मुझे सिम्टम्स में डालना है, अगर डिप्रेशन की बात करें, हम बोलते हैं पिछले 2 हफ्ते से अगर आपका मन उदास रह रहा है, अगर आपसे उठा नहीं जा रहा है, आपको मोटिवेशन नहीं है काम करने का, जो चीज़ें आप करते थे आपको वो करने का अब मन नहीं कर रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको होपलेस फील हो रहा है, आपको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है मैं इस चीज़ से डील नहीं कर पाऊँगा, वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं या आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, या फिर आपका स्लीप डिस्टर्बेंस है, चाहे वो बढ़ गया है, आपको नींद नहीं आ रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है ये सब होगा तभी डिप्रेशन स्टार्ट होगा। शुरू में 1-2 रहेंगे। तो अगर आप ठीक नहीं है, दैट मीन्स जस्ट गो एंड गेट एन इवैल्यूएशन डन, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। चूँकि हम देखते हैं अलग अलग फेज हैं लाइफ के। अगर आप करियर के दौरान कोई टेंशन ले रहे हैं तो करियर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। टीनेज में अगर आप किसी, क्योंकि बहुत अर्ली एज होती है, रिलेशनशिप में चले गए, वहाँ ब्रेकअप्स हो गए या लड़ाई हो गई या कुछ और इश्यूज हैं तो डिप्रेशन हो जाएगा। फिर आगे मैरिड लाइफ या फिर अनमैरिड रह जाएं तो वो अलग तरह की टेंशन है। फिर आपकी फिजिकल हेल्थ है। आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में जैसे रेड फ्लैग एंड सिचुएशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, तो क्या ये हमारा लाइक पास्ट ट्रॉमा है या फिर कोई हमारी मेंटल इश्यूज़ है, या फिर हम ज़्यादा ही लाइक इंटरेस्टेड हैं इन टॉक्सिक चीज़ों में जो हम इस लूप होल में लाइक फंस जाते हैं, और इन चीज़ों को हम लाइक कैसे हटाएं और इनसे कैसे बाहर निकलें? राइट, वंडरफुल अर्चना, थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड यू आर राइट कि ये जो सिचुएशनशिप है या इस तरह के बिहेवियर्स हैं, ये कहीं ना कहीं
सोशल प्रेशर से आ रहे हैं या पीयर प्रेशर से आ रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, और आजकल यही चलता है, अगर मैं नहीं कर रहा तो वो फोमो टर्म है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे साथ में ये नहीं हो रहा है। बच्चे गोल्स बनाते हैं कि इतने टाइम तक इतनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए, इतने रिलेशनशिप्स होने चाहिए, विच इज़ सैड। तो डेफिनेटली ये सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से है, बट येस इट इज़ योर ओन ट्रॉमा ऑल्सो, जहाँ पर दो चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़ आपका कुछ तो पास्ट ट्रॉमा इस तरह के पैटर्न्स लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पीयर नहीं रहा है या स्टेबल पेरेंट नहीं रहा है, आपके अंदर डिपेंडेंसी इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ आप कमिट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक किसी के साथ में, आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो बार बार रिलेशनशिप में जाकर ब्रेकअप करने से अच्छा क्या है, अरे मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में, पैसे मैं कमाती हूँ, लेट मी जस्ट गो आउट हैव फन एंड आई डोंट वांट एनी टेंशन। तो अभी वो चल रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे सिंगल रहना है, ये ट्रेंड इस चीज़ से बढ़ रहा है। सेकेंड है कि आपको मेंटल हेल्थ इशू ही है, जैसे कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें इवन दो यू वांट कि आपका कोई अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रहे, लेकिन अपने पर्सनालिटी इश्यूज की वजह से आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो फिर बार बार क्या होगा, बार बार ब्रेकअप्स होंगे, देन यू एंड अप डूइंग इन दिस सर्कल। क्योंकि इंटेंस रिलेशनशिप में जाके बाहर निकलने से अच्छा है कोई भी इंटेंस रिलेशनशिप में नहीं है, बस जिस दिन एक दूसरे की ज़रूरत है साथ में हो गए और बाहर निकल गए। तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक फीमेल को डिप्रेशन है एंड शी इज़ ऑलरेडी डीलिंग विद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो क्या उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे भी वो असर पड़ेगा या फिर वो कोप अप कर पाएगी ऑलरेडी? राइट। अरुबा, इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगी, आजकल बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर वही रिलेशनशिप ठीक नहीं चलते या डिवोर्स हो जाता है, उसका भी असर बच्चों की हेल्थ पर होता है क्या? देयर इज़ अ टर्म जो हम थेरेपी में यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरजनरेशनल ट्रॉमा। इंटरजनरेशनल ट्रॉमा कि मेरे जो दादा दादी नाना नानी का था वो मेरे मम्मी पापा पे आ गया और वो बच्चों पर आएगा। नाउ इट इज़ नॉट जेनेटिक, लोगों को लगता है जेनेटिक्स से ट्रांसफ़र होता है, बट आप सोचिए अगर आपके दादा दादी नाना नानी पेट्रियार्कल थे, लड़कियों को उनको आज़ादी नहीं देनी थी, सोच अच्छी नहीं थी, वो सब था, तो वही उनके बच्चों ने सीखा। थोड़ा कम हो जाएगा बट मोस्टली वही सीखेंगे जो उन्होंने अपने आसपास देखा। अगर मेरी मदर को ओसीडी है तो उनका जो वो परफेक्शनिज्म या क्लेनलीनेस जो भी उनका होगा, बच्चे में वही आता है, वही स्ट्रेसेस आते हैं, तो वो पास ऑन होता रहता है और वो टूटता नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, देयर आर रिसर्चेस जहाँ पर अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे जब एक औरत प्रेग्नेंट होती थी उनको मायके भेज दिया जाता था, दैट वाज बिकॉज उनको स्ट्रेस से दूर रखते थे। वही अगर हम महाभारत में देखें तो वहाँ पर अभिमन्यु को आधा चक्रव्यूह इसलिए पता था क्योंकि उन्हें माँ के पेट से सुना था। तो जब एक कंसीव होता है बेबी, उसके आसपास जो होती है उनका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है, सो दे रिसीव एवरी इंफॉर्मेशन। क्योंकि अभी अरुबा ने अपनी पर्सनल लाइफ का भी जिक्र किया था, तो अरुबा से नहीं पूछूंगी, आपसे पूछ लेती हूँ, सुसाइडल टेंडेंसी कब आती है? जब ये एंजाइटी डिप्रेशन इसके पीक पर हम होते हैं जी। तब क्या ऐसा होता है कि खुद को हार्म पहुंचाना है या जी। फिर कई बार तो इंसान जान भी दे देता है। इनफैक्ट अगर मैं अर्ली एज में बात करूं तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें आप क्लियर नहीं कर पाते, राजस्थान के कोटा का मुझे जिक्र करना चाहिए, बहुत से बच्चों ने वहाँ पर सुसाइड किया है। ये कौन सा पॉइंट होता है जब हम सोचते हैं जिंदगी खत्म कर देनी है, और वो बच्चों में नहीं बड़ों में भी है? जी, ओके। तो दो तरह के थॉट्स आते हैं। एक तो कुछ केसेस में क्या है कि बिल्कुल ठीक था, कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, कुछ लाइफ में ऐसा हुआ जो इतना ट्रॉमाटाइजिंग था जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली आइडिया आया एंड देन यू कमिट सुसाइड, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टडीज़ ये कहती है कि जिस दिन किसी ने अटेम्प्ट किया उससे काफ़ी टाइम पहले, हफ्ते पहले या महीनों पहले उन्हें ये थॉट आ रहा था। इनिशियली वो पैसिव आइडियाज़ होते हैं, जिसका मतलब है सिर्फ ख्याल आता है कि मैं नहीं होता तो अच्छा होता, मैं मर जाऊंगा तो शायद सब लोग खुश रहेंगे, मैं सब पर बर्डन हूँ, मेरे ना होने से शायद लाइफ बेटर हो जाएगी, इस तरह से स्टार्ट होता है। फिर वो बढ़ते बढ़ते ऑफकोर्स साथ में एंजाइटी या डिप्रेशन चल रहा है, वो एड ऑन होकर देन इट रीचेज अ पॉइंट जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई एस्केप नहीं दिख रहा है, एंड देन वी डू। कई बार पेशेंट्स आते हैं, अगर सुसाइडल है, मैं एक सवाल पूछती हूँ, मरने का मन है या ऐसे जीने का मन नहीं है?
मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा मरने का मन है। प्रॉब्लम ये है कि वो उन ट्रैप्स में इस तरह फंसे हुए हैं और उनको कुछ नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। कई बार घर वालों का एग्जाम्स पर प्रेशर इतना है कि अगर तुम नहीं, मैंने देखा मेरे MBBS के टाइम पर कि वो घर वाले बोलते थे अगर एग्जाम क्लियर नहीं होगा तुम घर नहीं आ सकते हो। वो 3-3 4-4 साल से हॉस्टल में बैठे हैं एग्जाम क्लियर करते हुए, इतना ट्रॉमा है। तो देन अगर वो 4 बार नहीं हो रहा, 5 बार नहीं हो रहा, उसके बाद एक टाइम पर इंसान गिव अप कर देता है, राइट। तो बेस होता है। एंड अलग एक और मिथ है कि नहीं अगर उसने बोला होगा तभी वो करेगा, ऐसा नहीं है, राइट। ना वो छुपा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उन्होंने कुछ ना बिहेवियर हिंट दिया रहता है कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। जैसे वो गुड बाइज बोलेंगे, वो अपना सामान शेयर करेंगे, आपको दिखेगा कुछ टाइम पहले जब वो अटेम्प्ट करने वाले उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। अगर कोई दुखी रहता है वो सडनली खुश होना शुरू हो जाएगा, अगर कोई खुश रहता है वो सडनली दुखी होने लग जाएगा। साइंस होते हैं लेकिन हम लोग को अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग पकड़ नहीं पाते और उस मोमेंट में वो जो थॉट्स होते हैं वो इतने ओवर पावरिंग होते हैं कि वो अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, ये भी मैं पूछने वाली थी। एक तो हुआ कि आप सुसाइड की तरफ आगे चले गए और आपने वो कदम उठा लिया जी। दूसरा जो बहुत से केसेस में मैंने भी सुना है जी, क्या मैं इसे अटेंशन सीकर कहूँ कि जहाँ ये थॉट आपके दिमाग में प्रोसेस करता है कि अगर मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो फला शख्स मुझे अटेंशन देगा जो मुझे चाहिए और मैं नुकसान करके उसे गिल्ट में डाल दूं। ऐसा कुछ डिसऑर्डर है क्या? मतलब ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता ऐसा है क्या। डिसऑर्डर तो नहीं कहूँगी मैं, बट हमारी मूवीज़ ने हमारे माइंड सेट को काफ़ी चेंज किया, स्पेशली हिंदी मूवीज़ में, जहाँ हम देखते थे अगर रोज़ रोज़ किसी के पीछे चलेंगे वो एक बार हाँ करेगा, अगर मैंने हाथ काटा तो वो हाँ करेगा, या ऐसे अटेंशन सीकिंग ज़रूर होती है। बट आप सोचो उस माइंड सेट के पीछे भी तो है ना, आई डोंट लव माई सेल्फ इनफ, मुझे खुद से प्यार नहीं दूसरा प्यार देगा, अगर वो हाँ करेगा तो ही मैं इनफ हूँ, तो ही मैं वर्दी हूँ, है ना। मैं जब लोगों को देखती हूँ सुसाइड आइडिएशन एंड देयर सुसाइड टेंडेंसी, तो जब आइडियाज लाते हैं लोग तो दे आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ स्टॉपिंग दैट पेन। वो कहते हैं बस खत्म कर दे इसको, चाहे पंखे से लटक जाए, चाहे कुछ दवाई खा ले, चाहे काट ले। वो काफ़ी साइलेंट टाइप के होते हैं। जो सुसाइड टेंडेंसीज होती है वो, जैसे उन्होंने बोला, सेल्फ हार्मिंग। मैं भी मरना नहीं चाहती थी, बट काफ़ी बार वो पेन इतना बढ़ जाता था और जब वो कट लगता था वो पेन से डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती थी, है ना। और काफ़ी लोगों में डीप इतना हो जाता है कि वो बच नहीं पाते हैं। तो जो भी हम देखते हैं, मैं तो बॉलीवुड के, मेरे पास अभी 34 ईयर ओल्ड केस है और उनका यही है, उन्होंने मूवीज़ में देखा है कि अगर ब्रेकअप हो गया, लड़की छोड़ के चली गई, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा है, वो घर पे बैठे हैं और हमें बहुत टाइम लग रहा है उनको उस चीज़ से निकालने के लिए, क्योंकि फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनका वो बना है आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, आप जीने के लायक नहीं है, आप नहीं आपको जीना ही नहीं चाहिए, जीने के लायक सेकेंडरी, आपको जीना वो गुनाह है। तो वो उसी पे अप्लाई कर रहे हैं, बट फाइन, एट द राइट टाइम ही रीच्ड आउट, वी आर वर्किंग ऑन इट। अरूबा ने बहुत सी चीज़ें डिटेल में समझा दी और इतना ज़्यादा जो लिखने की बात कही है। अच्छा, आज ही एपिसोड मुझे शूट करना था, आज सुबह ही एक वीडियो मेरे सामने आया डॉक्टर रूही, उसमें ये कहा गया कि एक शख्स था, नाम नहीं लूँगी, उसने कहा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पेन पेपर लो, नोट डाउन करो, क्या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है या इस चीज़ से परेशान हो, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो और वो पेपर आप जला दो तो आपको अच्छा महसूस होगा। ऐसा होता है क्या? मतलब मीन्स रियली जब मैंने ये सुना तो मुझे याद आया जब वी मेट की करीना कपूर, मुझे याद आया डियर जिंदगी का आलिया भट्ट और शाहरुख खान का वो सेशन। ये चीज़ें रियली वर्क करती हैं क्या या सिर्फ फिल्मी है? राइट, तो इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी। जब भी हम टेक्निक्स की बात करते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, हम 2 स्टेप्स में बात कर रहे हैं। पहले है वेंट आउट, क्या जो भड़ास है वो निकाल दो, जो इमोशन है वो निकाल दो। तो उसमें आपने लिख दिया, फाड़ दिया, आपको उस टाइम पर ठीक लग गया, वो भी ज़रूरी है। अब अगर प्रॉब्लम है उसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे परेशान ही है क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, राइट। तो कभी कभी आपको रिलीज चाहिए इमोशनल, तो उसमें ये वाला जो आपने बोला, लिख कर फाड़ दीजिए, किसी से बात कर लेना, ब्रीदिंग करना, इस तरह के टेक्निक्स आपको रिलीज में हेल्प करती है। तो वेंट आउट हो गया। सेकेंड है प्रोसेसिंग। अब प्रॉब्लम का करना क्या है, तो उसमें जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आप ऑल्टरनेट लिखिए। बेसिकली इन्होंने जो टेक्निक बताया वो है कि आप ऑल्टरनेट लिखिए कि अभी मैंने ये किया, ये काम नहीं किया, मैं क्या कर सकती हूँ जो काम करेगा। दिस इज एन ऑल्टरनेट। इसमें हम थॉट्स में भी यही बात करते हैं। जब आपने लिखा, इन्होंने बोला मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है, आप अपने थॉट को क्वेश्चन करिए, क्या सच है ये?
क्या सच में मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए? जब आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करेंगे आपको दिखेगा कि नहीं यार इतना नहीं है, कोई तो है। अदरवाइज अगर फैमिली में नहीं है, फ्रेंड्स में है, फ्रेंड्स में नहीं है, कॉलीग्स में है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं है। और अगर कोई नहीं है फिर हम लोग हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, राइट, हम इसीलिए हैं, राइट। तो आप उनके पास जाइए, फाइंड सम हेल्प, सोर्सेज है, हेल्प इज ऑल अराउंड। ओनली थिंग इज टेक दैट इनिशिएटिव कि यार मैं ठीक नहीं हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अच्छा, बहुत छोटा सा सवाल मैं इन शॉर्ट हाँ। आप दोनों से पूछूंगी। आज के मौजूदा टाइम में, जो कि हम महिलाएं ये शो हम कर रहे हैं, खास तौर से आधी आबादी के लिए, मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज फीमेल के ज़्यादा होते हैं या मेल के? एक एक करके आप डॉक्टर रुई। राइट, सो अगर हम डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी इलनेसेस की बात करते हैं, डेफिनेटली फीमेल्स में ज़्यादा है, राइट। वो बायोलॉजिकली भी है और इमोशनली, क्योंकि उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल हम देखें कि टोटल मेंटल हेल्थ इश्यूज तो ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं है, राइट। उनका प्रेजेंटेशन अलग है। और दूसरा एक ये भी डेटा है कि जो मेल्स हैं वो काफ़ी लेट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मेल्स को अपने इमोशंस उन्हें एड्रेस लगता है करने सिखाए नहीं गए मर्द हैं। है, मर्द को दर्द नहीं होता, हमें कोई वही, ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं हो सप्रेस सकती। करते हैं, वो एडिक्शंस की तरफ जाते हैं। तो अरुबा, ये है। आपका भी ये एक्सपीरियंस है? मुझे लगता है मेल्स को ज़्यादा होता है अच्छा। दैन फीमेल्स, बिकॉज ऊपर वाले ने एक रेजिलियंस औरत को दी होती है कि चाहे वो बच्चा पैदा करने के लिए है, चाहे कुछ, तो जब तक उनके सर के ऊपर से नहीं जाता है तब तक शायद उनकी बॉडी में और उनके मन में, उनके बताने के तरीके में नहीं दिखता है वो। लेकिन मेल्स को ज़्यादा होती है बिकॉज पेट्रियार्की में रहे हैं, देवर प्रोवाइडर्स और प्रोटेक्टर्स। दुनिया बदल रही है, उनको नहीं पता इस ट्रेंड के साथ कैसे कीप अप करे, बच्चे का केयर कैसे करे, औरत के साथ इक्वली कैसे पार्टिसिपेट करे। लेकिन वही जो आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन है, मर्द को दर्द नहीं होता, दे डोंट कम आउट। लेकिन मर्दों में हम ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी देखते हैं। हाई फंक्शनैलिटी में वो काम करने ज़्यादा लगते हैं, पार्टीज़ करने ज़्यादा लगते हैं, सोशलाइजेशन ज़्यादा, सब्सटेंस एब्यूज जो अल्कोहल बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, वो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर रूही और अरुबा कबीर, मुझे लगता है कि आज की ये जो कॉन्वर्सेशन है, यहाँ बैठे ऑडियंस भी और जो करोड़ों दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और जो अब तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होंगे, उसे समझने में और ज़्यादा आसानी आज की बात तो होने वाली है, पर्सनली मेरे लिए भी। डॉक्टर रूही, अरुबा कबीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू।